Hello guys, in this video we will discuss about rectifier type instrument. रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज हम कम्युनिकेशन सिग्नल को मेजर करने के लिए करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं जो एसी सिग्नल होते हैं उनमें आरएमएस वैल्यू होती है, तो जो डीसी सिग्नल होता है उनमें एवरेज वैल्यू होती है। लेकिन कुछ एसी सिग्नल ऐसे होते हैं जिन्हें हम एसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर नहीं कर पाते, लाइक कम्युनिकेशन सिग्नल। तो मैं आपको बता दूं कम्युनिकेशन सिग्नल और पावर सिग्नल में अंतर क्या होता है। जो कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं वो लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी को रखते हैं, अर्थात इनमें वोल्टेज की मात्रा बहुत कम होती है जबकि इनकी फ्रिक्वेंसी 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। वहीं पावर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी नॉर्मली 50 से 60 हर्ट्ज होती है, जिसमें हाई वोल्टेज और लो फ्रिक्वेंसी वैल्यू होती है। इस प्रकार जो नॉर्मल एसी इंस्ट्रूमेंट है वो पावर सिग्नल को मेजर करते हैं, लाइक ईएमएमसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन। जबकि जो कम्युनिकेशन सिग्नल है उनको मेजर करने के लिए हम रेक्टिफायर टाइप का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में एक पीएमसी मीटर कम्युनिकेशन सिग्नल को मेजर करता है। जैसे हम जानते हैं पीएमसी मीटर ओनली डीसी सिग्नल को मेजर करता है, डीसी को मेजर करता है, और जो कम्युनिकेशन सिग्नल होता है वो कौन सा होता है, एसी सिग्नल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम इनपुट में एसी सिग्नल देते हैं। जो कम्युनिकेशन सिग्नल है वो एसी होता है, उसे हम देते हैं रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर यहाँ एसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, डीसी में। अब इस डीसी वैल्यू को जो हम आउटपुट में ले रहे हैं वो होती है एवरेज वैल्यू। जैसे कि हमने पहले कहा कि जो डीसी सिग्नल होता है उसमें होती है एवरेज वैल्यू। यदि इस एवरेज वैल्यू को हम एप्रोप्रिएट फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, और वो हमें कैसा सिग्नल मिलेगा, एसी सिग्नल मिलेगा, जो कि हमने इनपुट में दिया गया है। यहाँ पर मैंने वर्ड लिया एप्रोप्रिएट। ये इसलिए लिया क्योंकि जो फॉर्म फैक्टर होगा वो उसी सिग्नल का फॉर्म फैक्टर होगा जो इनपुट में आपने सप्लाई दी है। लाइक अगर साइनसोइडल वेव फॉर्म है तो साइनसोइडल का फॉर्म फैक्टर, अगर वहाँ पर साटूथ वेव है या ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है तो उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्म फैक्टर का यूज़ करेंगे। अब जो रीडिंग होगी रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट की वो कैसे हो जाएगी, जो पीएमसी मीटर की रीडिंग है उसका मल्टीप्लाई के साथ कर देंगे हम जो फॉर्म फैक्टर इनपुट सिग्नल का है उसके साथ में। इस प्रकार जो रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है वो कम्युनिकेशन सिग्नल को पहले एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर उस डीसी सिग्नल को हम फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो रीडिंग मिलती है वो उसकी एक्चुअल रीडिंग होती है। अब होता क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो मीटर बना होता है, अब हम हर तरह के मीटर को ऐसे तो है नहीं कि रीडिंग जो लेने वाला जो ऑब्जर्वर है वो बार बार फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रीडिंग जो मीटर होता है उसको हम पहले ही फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे जो आउटपुट मिलता है वो हमें एक्चुअल आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पर दो प्रकार के डायोड होते हैं। डायोड के आधार पर जो रेक्टिफायर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो उसका डायग्राम यहाँ दिखाया गया है, जिसमें इनपुट में हम एसी सिग्नल देते हैं और एक डायोड के साथ मीटर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक सीरीज रेजिस्टेंस आर एस का यूज़ किया गया है जो सीरीज में कनेक्टेड है डायोड के, जिसे कहते हैं हम सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। इसी प्रकार डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जिसे बोलेंगे हम आर एफ से डिनोट कर देंगे, और मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे कहा देंगे आर एम से। अब जो ये आर एस का यूज़ किया गया है वो क्यों किया गया है, तो जैसे हम जानते हैं कि जो डायोड होता है वो नॉन लीनियर एलिमेंट होता है, अर्थात इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी होगी। तो इसका रेजिस्टेंस 0.7 तक बहुत हाई होता है, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में 0.7 की वैल्यू के बाद में अचानक कम हो जाता है, जिससे जो वैल्यू होती है वो जो ग्राफ बनता है फॉरवर्ड बायस में वो पैराबोलिक टाइप में बनता है। इसलिए हमें जो आउटपुट चाहिए वो लीनियर लीनियर चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस डायोड के सीरीज में एक सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं जो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि बहुत हद तक इसे लीनियर ला देता है। अब जो आइडियल डायोड होता है उसका फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस होता है वो होता है जीरो, अर्थात डायोड ओनली फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है। और इसी केस में हम रिवर्स बायस सप्लाई देते हैं तो रेजिस्टेंस का हो जाता है इन्फिनिटी, और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं जो मीटर रजिस्टर होता है आई एम, उसकी जो वैल्यू होती है आई की जो वोल्ट होती है वो होगी वी एम अपॉन आर इक्वलेंट, अर्थात जो मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट सप्लाई दी गई वो अपॉन में आर इक्वलेंट। अब हम जानते हैं कि जो वी एम होता है, जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है वो होता है, सॉरी, जो वी एम होता है वो होगा रूट 2 वी आर एम एस, या अपन ऐसे ही बोल सकते हैं जो वी आर एम एस वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वी एम अपॉन में रूट 2। अब यहाँ पर जब आई एवरेज निकालते हैं तो वो होगी आई एम अपॉन पाई। जैसे कि दो फॉर्मूला होते हैं आपने पढ़ा होगा, यदि वी आर एम एस निकालेंगे तो अलग होता है और आई एवरेज निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आई एम अपॉन पाई। अब जैसे अभी अभी यहाँ बताया कि आई एम इक्वल टू क्या होता है, वी एम अपॉन आर इक्वलेंट। तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं वी एम अपॉन पाई, जो रेजिस्टेंस हो गया आर इक्वलेंट वो सीरीज में तीनों कनेक्टेड है तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एम। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, वी एम अपॉन पाई मल्टीप्लाई आर ब्रैकेट में आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एम। अब यहाँ पर हम पता है कि वी एम की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, रूट 2 वी आर एम एस। तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं और ये फॉर्मूला इसको इस तरह से हो जाता है रूट 2 वी आर एम एस अपॉन पाई मल्टीप्लाई में आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एम।
तो √2/π की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.45 यानी 0.45। इससे जो वैल्यू निकल के आई लास्ट फाइनल वैल्यू जो आती है वो आती है 0.45 VRMS/RS प्लस RF प्लस RM। ये इसकी वैल्यू हो गई AC सिग्नल के केस में। अब अगर हम इस सिग्नल में सप्लाई में DC सप्लाई ऐप प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाया गया है कि अब जहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में यहाँ AC सिग्नल इनपुट में दिया गया था, अब मैं यहाँ पे देता हूँ DC सिग्नल इनपुट में देता हूँ। इस DC सिग्नल को हम उसी सीरीज में वो सर्किट में प्रोवाइड कराते हैं। तो जो यहाँ करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी VS/RS प्लस RF प्लस RM। अब जो यहाँ पे DC इक्विवेलेंट जो AC है वो क्या वैल्यू होगी RMS। ये DC इक्विवेलेंट AC का मतलब RMS कैसे हो, जैसे आप जानते हो जो RMS वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है। जैसे मान लो एक बल्ब है, उसमें आपने इनपुट सप्लाई में DC में 10 वोल्ट दी। अब उस 10 वोल्ट के दौरान जो ब्राइटनेस आती है, अब वही वैल्यू वही ब्राइटनेस जिस AC सिग्नल के RMS वैल्यू पर आती है वो क्या हो जाती है, उस DC इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट हो जाती है। अर्थात यानी 10 वोल्टेज DC पर जो ब्राइटनेस आ रही है वो AC सिग्नल के जितने वोल्टेज पर उतनी ही ब्राइटनेस मिलती है वो उसके इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। तो कह सकते हैं वी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा VRMS। अब जैसे कि अपन ने पहले मेजर किया था जो AC के केस में, तो हम वैल्यू आ रही थी 0.45 VRMS/RS प्लस RF प्लस RM। तो यहाँ पर VS प्लस RS प्लस RF को हमने किस में लिख दिया, IDC के इक्वलेंट रख दिया। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप मिल रहा है, जो AC सिग्नल होता है वो 0.45 DC सिग्नल का इक्वलेंट आ रहा है। यानी जो करंट की वैल्यू है वो उससे AC सिग्नल की वैल्यू DC से 0.45 टाइम गुना है। तो जैसे हम जानते हैं जो करंट होता है वो थीटा प्रोपोर्शनल किससे होता है, आई प्रोपोर्शनल किससे होता है, थीटा। यानी जितना इनपुट में सप्लाई करंट होगा उतना ही थीटा वेरी करेगा। तो जो थीटा AC का होता है वो 0.45 टाइम DC के केस में हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो AC सिग्नल को कैसे कन्वर्ट करके DC में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हमने रिलेशनशिप देखा कि जो AC सिग्नल होता है वो DC से 0.45 टाइम्स होता है। इस प्रकार हम यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। जनरली हम मैं वापस रिपीट करता हूँ कि जो AC सिग्नल होते हैं वो RMS होते हैं, जो DC सिग्नल होते हैं एवरेज वैल्यू होते हैं। जो कुछ कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, तो उन हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम नॉर्मल AC इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर पाते। इसके लिए हम रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। उस रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, तथा DC की जो वैल्यू होती है उसे हम फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम आउटपुट में जो रिजल्ट लेता है वो एक्चुअल इनपुट होता है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो यहाँ पे समझाया गया है। आई होप आपको इस वीडियो से हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। थैंक यू गाइस।